वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुसाई सर में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की जो वीडियो है हमारी क्लास 9 की, और यहाँ पे हम करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, दिस इज आवर लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, क्लिक करके लेक्चर 1 जरूर देखें। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने कहाँ तक कर लिया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि वो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से वर्क करती है। दैट इज जी इज इक्वल टू जी। तो कैपिटल जी क्या था आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम ई आपका मास ऑफ अर्थ और आर ई आपका रेडियस ऑफ अर्थ था। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट पे हम वैल्यू जी की निकालते हैं। ठीक है, स्मॉल जी की। चलो अब बात करते हैं भाई, हमारा जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे अगर हम देखें जी, जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिवर्सल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, और अगर यानी कि ये इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी। बट मास क्या है? मास तो कांस्टेंट होता है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। तो यानी कि ये तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपके रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई रेडियस थोड़ा ना चेंज होता है ना? लेकिन आपकी जो अर्थ है वो क्या है? आपकी प्रॉपर स्फेयर नहीं होती है, वो समवॉट इस तरीके से होती है आपकी। ठीक है, आपकी प्रॉपर स्फेयर नहीं होती आपकी। तो अगर हम बात करें, ये सेंटर है, ठीक है, और इसको हम रेडियस माने कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आपको क्या लगता है ये दोनों रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? सेम है? नहीं है ना? तो इसको मान लेते हैं आर ई डैश। ठीक है, और हम बता भी सकते हैं कि जो आर ई डैश है वो क्या है? बड़ा है आर ई से। तो यानी कि अर्थ आपकी प्रॉपर स्फीयर नहीं है, जिस वजह से आपकी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। अब कैसे वेरी करती है और कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो अर्थ का सरफेस है, तो यानी कि ये रेडियस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी कि जो जी है आपका वो इन्वर्सली होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका रेडियस कम है ना, तो यानी कि रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इट मीन्स ग्रेविटी इज मैक्सिमम कहाँ पर? आपके पोल्स पे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन पोल्स। तो पोल्स में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पे आपकी जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे क्या आपकी रेडियस ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस के लिए मैं लिख लेता हूं जी। ठीक है, 1/r। ठीक है, आप स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर था फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम। इन्वर्सली का सीधा सा फंडा है, अगर यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे आर ई डैश, ठीक है, डैश भी लगा लेते हैं। तो आर ई डैश क्या है? ज़्यादा है आपका, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम। और ये कौन सी लाइन है आपकी? ये इक्वेटर है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं और आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यानी कि अगर यानी कि हम अर्थ के सरफेस से अबव जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे रॉकेट भेज जाते हैं, आपकी सैटेलाइट्स भेज जाती हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ, तो रेडियस इंक्रीज होगा। और फ्रॉम द फॉर्मूला जी इज इक्वल टू, ठीक है, जी इज इक्वल टू छोड़ो, जी जो होता है क्या होता है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाउ यानी कि रेडियस इंक्रीज हो रहा तो जी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, यानी कि सीधा सीधा यानी कि एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ increases, hence value of g decrease। यानी कि जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यानी कि ग्रेविटी जीरो हो जाएगी और जो बॉडी यानी कि जो स्पेस में हमने एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट सेंड की है वो स्केप कर जाएगी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, तो ये फंडा होता है सीधा सीधा। अब एक बात दिमाग में आती है, यानी कि अगर हम यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे, तो यानी कि रेडियस डिक्रीज होगा। बिल्कुल, रेडियस डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी इंक्रीज होनी चाहिए ना, है ना। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यानी कि ठीक है, चलो भाई ये हमारी अर्थ थी, ठीक है, ये मैंने आपको रेडियस बताया था और ये हमारा आर ई डैश। तो यानी कि अगर हम यानी कि अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो फ्रॉम द फॉर्मूला दैट आर ई स्क्वायर यानी कि जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी इंक्रीज होनी चाहिए ना, है ना। तो ग्रेविटी इंक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो फॉर्मूला हमारे पास है यानी कि G इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमारे पास है ग्रेविटी का, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये केवल एप्लीकेबल है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओनली। क्लियर है? ठीक है, जब हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं तो भी जो आपकी ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अभी के लिए 9th क्लास तक के सिलेबस के लिए आपको केवल इतना ही जानना है, आइदर वी गो अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला केवल अर्थ के सरफेस पे ही एप्लीकेबल है, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं या आप खड़े हो, यानी कि ये फॉर्मूला वहीं तक एप्लीकेबल है। आप अर्थ के अंदर जाओगे तो भी जी डिक्रीज होगा। अब वो क्यों डिक्रीज होगा ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, यानी कि 11th में जब आप ऑप्ट करोगे साइंस को। तो अभी केवल आपको इतना जानना है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम खड़े हैं उससे हम ऊपर जा रहे हैं, या फिर अर्थ के नीचे जा रहे हैं, तो जी आपका डिक्रीज होता है ऑन बोथ द केसेस। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ठीक है, जी डिक्रीजेस एज वी गो अप और बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि हम अर्थ के सरफेस के चाहे अबव जाएं चाहे फिर नीचे जाएं, आपका जी डिक्रीज ही होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, होप सो इतना क्लियर हो आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेविटी का, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो क्या था हमारा, दैट इज जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे यानी कि ग्रेविटी हम जिस बॉडी पे निकाल रहे हैं, यानी कि अगर मेरी बॉडी पे निकाल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे मेरी बॉडी का मास तो कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जगह ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ग्रेविटी यानी किसी बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करती। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा है अर्ली क्लासेस में, छोटी क्लास में, कि भाई एक कॉइन है और एक फेदर है। ठीक है, अगर मैं किसी हाइट से यानी कि कॉइन को और ठीक है फेदर को, पंख को नीचे डालूंगा, हम छोड़ेंगे तो कॉइन क्या है पहले पहुंच जाएगा, ये फर्स्ट पहुंचेगा, और फेदर लेट में पहुंचेगा। तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग लग रही है? नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल सेम लग रही है, बट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको नीचे पहुंचने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ग्रेविटी बॉडी के मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। अब अगर आप छोटा स्टोन लो चाहे बड़ा स्टोन लो, दोनों पे जो जी की वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। तो ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है वो। ठीक है, तो ग्रेविटी आपके किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है।
क्लियर है? इस फॉर्मूले से क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, किसी बॉडी का मास की बात ही नहीं हुई है, और लेक्चर 1 में मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, मास से कोई फर्क नहीं आने की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ यानी कि किस तरीके से यानी कि वर्क करता है आपके ग्रेविटेशन में। तो ये ग्रेविटेशन को समझने में थोड़ी सी और हेल्प करता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बिल्कुल यानी कि वैलिड है ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है इट होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब थर्ड लॉ क्या था, मैंने कि भाई अगर कोई बॉडी यानी किसी चीज पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी क्या है, उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर को मैं ड्रॉप करूंगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर, ये जाएगा नीचे की तरफ। तो यानी कि ये नीचे क्यों जा रहा है और हमें क्यों दिखाई दे रहा है नीचे जाते हुए, क्योंकि इसमें क्या है, अर्थ फोर्स लगा रहा है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये मार्कर क्या है, ये भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा ना, अपवर्ड। तो हमें अर्थ ऊपर की तरफ आती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ठीक है, यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर अर्थ हमारी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारी बॉडी भी क्या है, उस पर फोर्स लगा रही है। यानी कि मेरी बॉडी आप पे फोर्स लगाएगी, आपकी बॉडी मेरे पे फोर्स लगाएगी। तो हम हर कोई यानी कि किसी ना किसी पे फोर्स लगाते हैं, इवन हम अर्थ पे ही फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये मार्कर नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ हमें ऊपर आती हुई इस मार्कर की तरफ खिंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने में, किस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ हेल्प करने वाला है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F = m × a। तो ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फॉर्मूले से क्लियरली सीन है, अगर आपका मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो हम बात करें इस मार्कर की, इस मार्कर का मास कितना होगा, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला आपका। तो यानी कि इसका मास बहुत कम है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन क्या होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, मास ऑफ अर्थ की, तो अर्थ का मास कंपेयर टू दिस मार्कर, या हमारी बॉडी के कंपेयर में, या किसी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इस अर्थ के, ठीक है, इस अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका मास अर्थ के मास के कंपेयर में बहुत छोटा है। ठीक है, तो अर्थ का मास लेंगे अगर हम इसमें फॉर्मूले में, तो अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें, बहुत कम होगा, ना के समान होगा। यानी कि हम उसे, यानी कि एक तरह से हम उसको यानी कि फील नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते कि ये मार्कर अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। क्यों? बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स नहीं लगा रहा है अर्थ पे, इवन हम भी फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फोर्स हमें नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमारा मास क्या है, कंपेयर टू अर्थ बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यानी कि इसका नीचे गिरता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट अर्थ का ऊपर आना नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, इसका मास बहुत कम है, इसलिए इस मार्कर पे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इसका यानी कि फॉलिंग मोशन दिखाई दे रहा है। क्लियर है? सिमिलरली अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उस पे एक्सेलरेशन क्या है, ना के समान है, एक तरह से नेग्लिजिबल है। हेंस हम अर्थ का मोशन इस मार्कर की तरफ आता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो अब छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल आपका जस्ट एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या होता है भाई, नाम से पता चल रहा है, यानी किसी बॉडी का यानी कि फ्रीली गिरना, फ्रीली हम फॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलो फ्री फॉल यानी कि व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और उस पर कोई फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो स्टेटमेंट में लिख भी लेता हूं, दैट इज व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ सर्टेन, ठीक है, when a body fall from a certain height
टूवर्ड्स द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये सिंपल सी स्टेटमेंट होगी जब कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे गिरती है टूवर्ड द अर्थ, जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो और उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही होती है। क्लियर है? होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ भी आ रहा हो। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो भी कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें।